क्या लॉन्ड्री बिजनेस 170 करोड़ का व्यापार कर सकता है? आपके भी मन में सवाल काफी बार आता होगा कि कपड़े धोकर कौन इतना अमीर बनता है। तो आज हम आपको बिहार के एक ऐसे ही शख्स की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे जैसे बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद कपड़े धोने की कंपनी शुरू की। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन है इस शख्स और कैसे इन्होंने एक कपड़े धोने की कंपनी को इतना सफल बनाया। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुणाब सिन्हा है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं वैसे बेसिकली बिहार से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जमशेदपुर। अच्छा, फिलहाल फरीदाबाद में आप? अभी फरीदाबाद में रहते हैं जी। फरीदाबाद में रह रहे हैं सर। जैसे कि आपके शुरुआती दिनों से बात करें कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, जो आज इतना बड़ा स्टार्टअप जो है आप उसमें सफल हैं और खड़ा कर दिखाया आपने स्टार्टअप, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने कहाँ से पढ़ाई की और उसके बाद कितनी कंपनीज में जॉब की, उसके बाद जाके ये स्टार्टअप स्टार्ट किया। तो मैंने शुरुआती पढ़ाई, जैसे मैंने बताया, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप जमशेदपुर में हूँ। तो मैंने 12th तक की सारी पढ़ाई जमशेदपुर से करी। उसके बाद आईआईटी जेईई का पेपर लिखा और आईआईटी में हो गया। तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग आईआईटी मुंबई से करी है, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस में। उसके बाद कैंपस से ही मेरी प्लेसमेंट हुई थी इन अ कंपनी कॉल्ड ZS एसोसिएट्स, जो कि पुणे बेस्ड कंपनी है। पुणे और शिकागो के बीच में जॉब था हमारा, और उसमें फार्मास्यूटिकल कंसल्टिंग कंपनीज को हम एडवाइस करते थे। इट्स अ फार्मास्यूटिकल कंसल्टिंग कंपनी। तो वहाँ पर मैंने करीब 1 साल काम करा। उसके बाद मैं थोड़ा बोर हो गया, तो मैंने सोचा कि कुछ एक्साइटिंग काम करना है। तो मैंने IIM का एग्ज़ाम लिखा, कैट का एग्ज़ाम लिखा। मेरा एडमिशन IIM में हो गया था, बट क्योंकि मेरी सिस्टर की भी शादी हो रही थी सेम ईयर, तो हमने डिसाइड किया कि दोनों जगह पैसे नहीं लगा सकते हैं। मैंने फिर उसके बाद एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बाय द नेम ऑफ टेक्नोसर्व, जो मुंबई बेस्ड है, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था। और टेक्नोसर्व जो है वो जनरली किसानों के साथ काम करती है, और जो किसान होते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड में, तो उनकी अर्निंग्स, उनकी इनकम इम्प्रूव करने पे काम करती है। तो मैंने वहाँ पर काम किया और बहुत अच्छा काम था, लेकिन ऑब्वियसली नॉट फॉर प्रॉफिट थी तो सैलरी काफ़ी कम था। लेकिन उस दौरान मैंने करीब 1.5 साल वहाँ काम किया। तो उस समय क्योंकि स्टार्टअप था, तो उनका जो फाउंडर था उनके साथ डायरेक्टली काम करने का मौका मिला। तो वो एक काफ़ी लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइज था, क्योंकि मुझे अब समझ में आने लगा कि कोई फाउंडर क्या सोचता है, किसी नए मार्केट को एंटर करना चाहता है तो क्या क्या चीज़ों को देखता है, मार्केट एंट्री में क्या चैलेंजेस आते हैं, और इंडिया जैसा मार्केट कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। 4 महीने हमने उनके साथ काम किया, उनको एडवाइस किया, साउथ इंडिया में काफ़ी ट्रैवल किया। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना पहला स्टार्टअप शुरू करूँगा, जो कि एक कंपनी थी फ्रैंक ग्लोबल। फ्रैंक ग्लोबल में हम इंटरनेशनल ब्रांड्स, मेनली अमेरिकन, यूरोपियन और यूके के ब्रांड्स के साथ काम करते थे और उनको फिर इंडिया लेकर आते थे। तो ये कंपनी मैंने लॉन्च करी और शुरुआत में काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट मिल गया हार्ली डेविडसन के साथ। उस समय हार्ली डेविडसन इंडिया में अपना असेंबली प्लांट सेटअप करना चाह रही थी, तो बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क कनेक्शन वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया। तो फ्रैंक ग्लोबल के लिए एक बहुत बड़ा एक क्लाइंटेल बन गया कि हार्ली डेविडसन हमारा क्लाइंट है। उसके बाद उस क्लाइंट को लेके हमने और भी अमेरिकन ब्रांड्स को रीच आउट किया, यूरोपियन ब्रांड्स को रीच आउट किया, और जब सबने देखा कि इनके पास हार्ली डेविडसन जैसा क्लाइंट है, तो हमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिले। तो अगले 4.5-5 साल में काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स को हम फ्रेंचाइजिंग के थ्रू इंडिया लेकर आए और इंडियन ब्रांड्स को भी हम बाहर लेकर गए। उस दौरान इस कंपनी में फ्रेंचाइज इंडिया ने इन्वेस्ट किया, और फिर काम बिल्कुल थोड़ा दिन के बाद में थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, क्योंकि काम बड़ा सिमिलर सा था। इंटरनेशनल ब्रांड्स होंगे, उनको इंडिया एंट्री करनी है, तो उनको रिपोर्ट देना, उसके बाद उनको पार्टनर देना, तो मुझे थोड़ा सा बोर्डम फील होने लगा। तो मैंने फिर उसी दौरान मुझे एक होटल चेन ट्रीबो होटल्स जस्ट स्टार्ट हुई थी, उन्होंने जस्ट फंडिंग रेज करी थी, अपने कुछ शुरुआती होटल्स खोले थे। उन्होंने मैं रीच आउट किया कि हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री समझता हो, ताकि हम पूरे इंडिया में फ्रेंचाइज पार्टनर्स के साथ जुड़ सकें। और ऑफर भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने फिर अपने इन्वेस्टर फ्रेंचाइज इंडिया से बात करी और मैंने कहा कि यार कंपनी बिल्कुल ऑटोमेटिक मोड में चली गई है, हमें रेगुलर क्लाइंट्स मिलते रहते हैं, प्लेबुक बना हुआ है, मैं इससे एग्जिट करना चाहता हूँ। तो फ्रेंचाइज इंडिया फॉर्चुनेटली वो मान गए, उन्होंने मुझे एग्जिट दे दी और मैं ट्रीबो होटल्स ज्वाइन कर लिया एज द CEO फॉर नॉर्थ इंडिया। जैसे ट्रीबो एक्सपैंड होने लगी, हमें रियलाइज़ हुआ कि जो एस्केलेशंस आते हैं, जो कस्टमर्स को परेशानियाँ हो रही हैं,
उसको हमने डीपर देखना शुरू किया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि सबसे बड़ा चैलेंज बजट होटल्स इंडिया में है लॉन्ड्री। एक कस्टमर थक हार के बाहर आता है, बाहर से अपने रूम पे पहुंचता है तो उसको दिखता है चादर गंदी है या पिलो कवर गंदा है या कर्टन्स गंदे हैं या टॉवल्स की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। तो ऑलमोस्ट 60% जो हमारे कंप्लेंट्स आ रहे थे वो लॉन्ड्री रिलेटेड थे। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको उसको सॉल्व करना चाहिए। तो मैंने मार्केट को समझना शुरू किया। मेरा इनिशियल इंटेंट लॉन्ड्री बिजनेस स्टार्ट करने का नहीं था। मेरा इनिशियल इंटेंट था कि ट्रीबो होटल्स में अच्छी क्वालिटी देने के लिए हमें एक लॉन्ड्री नेटवर्क बनाना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ टाई अप करना चाहिए। तो उस सोच के साथ मैं मार्केट में उतरा तो दो चीज़ें बहुत ही स्ट्रांगली उभर कर सामने आई। पहली चीज़ तो ये थी कि जो इंडस्ट्री है इंडिया में, जो लॉन्ड्री इंडस्ट्री है 2016 में 35-36 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, ना आपकी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, ना सैलून इंडस्ट्री है, ना प्री स्कूल इंडस्ट्री है, सबको आप मिला भी लो तो इतना बड़ा नहीं था। लेकिन 99.5% अनऑर्गेनाइज था। मतलब कि सिर्फ लोकल धोबी थे जिनके पास ना सिस्टम है, ना प्रोसेस है, ना टेक्नोलॉजी है। वो सिर्फ आपके घर आता है, कपड़े ले जाता है, उसके बाद आपके पास कोई विजिबिलिटी नहीं है कि आपके कपड़े कहाँ धुलते हैं, कौन सा डिटर्जेंट यूज़ होता है, किस तरह का पानी यूज़ होता है, ये सब कुछ विजिबिलिटी नहीं है। लेकिन कस्टमर मजबूर है क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो अब दो चीज़ें बहुत स्ट्रांगली उभर के सामने आ रही थी। एक तो मार्केट साइज बहुत बड़ा है और दूसरा हैविली अनऑर्गेनाइज्ड है। तो अब मुझे लगने लगा कि यार अब मतलब ऑलमोस्ट डिवाइन सिग्नल आ रहा है, भगवान समझा रहे हैं कि ये इशू है। तो मैंने सोचा कि यार कुछ करना पड़ेगा, लॉन्ड्री इंडस्ट्री में अपना नया स्टार्टअप डालना है। फिर घर के वालों को समझाने की बात थी। अब हम लोग बिहार से हैं तो बिहार में सोशल स्टिग्मा है। धोबी का काम जो है वो लो कास्ट काम माना जाता है। ऊपर से ट्रीबो होटल्स में बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी, आईआईटी की डिग्री थी। मेरी मम्मी का हमेशा से ख्वाब था कि मैं आईएएस बनूंगा, लाल बत्ती वाली गाड़ी में घुमाऊंगा, तो वो मैंने पूरा नहीं किया। आईआईटी वाला ख्वाब उनका पूरा किया, लेकिन मुझे सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं पहले ही उनको एक बार धक्का दे चुका था। अब फिर से उन पूरी फैमिली को समझाना कि मैं इतनी अच्छी जॉब छोड़ के एक रिस्क लेने जा रहा हूँ फिर से एंटरप्रेन्योरशिप का, और उसमें भी धोबी बनने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा शॉकिंग था उनके लिए। लेकिन जो मेरी वाइफ थी उनको भी मैंने समझाया तो उन्हें अच्छा लगा आइडिया। उस समय वो HCL में काम कर रही थी डिजिटल मार्केटिंग में। तो हमने काफ़ी डिस्कस किया और हमने यही सोचा कि यार आज हम नहीं करेंगे तो 2 साल बाद या 3 साल बाद कोई और करेगा, और फिर हम एक दूसरे को फेसबुक पे टैग कर रहे होंगे जब उसकी स्टोरी आई होगी कि ये आइडिया हमने पहले सोचा था। तो हमने यही डिसाइड किया कि गुंजन जो मेरी वाइफ हैं वो काम कंटिन्यू करेंगी, वो जॉब कंटिन्यू करेंगी ताकि घर चल सके, और मैं जॉब छोड़कर सीधे ये वाला बिजनेस स्टार्ट करूँगा। तो ओवरऑल फैमिली की रजामंदी। स्टार्ट किया था सर ये आपने? ये हमने, हाँ, मैंने 2016 के एंड में रिज़ाइन किया ट्रीबो होटल से, और उस कितने का पैकेज था? वहाँ पे 84 लाख का था ESOPs मिलाकर। तो वहाँ पर मैंने रिज़ाइन किया और उसके बाद फिर नाम वगैरह सोचा, ब्रांडिंग क्रिएट करी, लोगो वगैरह डिज़ाइन किया, जिसमें गुंजन ने काफ़ी सपोर्ट भी किया, और वो जॉब कंटिन्यू कर रही थी। और जनवरी 2017 में हमने यूक्लीन का पहला स्टोर लॉन्च किया वसंत कुंज दिल्ली में, जो आज भी वहीं पर है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सर आज की जो आपकी कंपनी है, अभी इसका पर एनम मतलब सालाना टर्नओवर कितने का है? तो हमारा जो अगर लास्ट ईयर का एग्रीगेटेड सेल्स जो हमारे पूरे सिस्टम में आता है, तो हमारे जितने भी स्टोर्स हैं इंडिया में उन सब का अगर आप सेल्स मिला के देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो अभी जस्ट समाप्त हुआ है करीब 170 करोड़ की सेल्स हुई। 170 करोड़ की। आकांक्षा दीक्षित, लोकल 18 दिल्ली।